दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमें पता है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बस अब रुक जाइए, पहले कहानी सुन लीजिए। अगर अच्छी लगे तो उसके बाद तो फिर सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से हिलिएगा मत। आज की कहानी है पराया मर्द। आखिर एक औरत ही क्यों, कभी माता पिता के लिए तो कभी पति बच्चों के लिए एडजस्ट करती रहे। निशा के साथ भी यही होता आ रहा था। एक दिन उसने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। किचन में चाय बनाती हुई निशा की फटी कुर्ती से झांकती उसकी बाँह देखकर अनिरुद्ध को याद आया कि उसने उससे कुछ पैसे मांगे थे खुद के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए, और अनिरुद्ध ने कहा था कि हाँ ठीक है ले लेना, मगर वह भूल गया। काम की व्यस्तता के कारण उसे याद ही नहीं रहा, और निशा भी यह सोचकर चुप लगा गई कि शायद अभी अनिरुद्ध के पास पैसे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अगले महीने ले लेगी। लेकिन अनिरुद्ध को तो अगले महीने भी याद नहीं रहा कि उसे निशा को पैसे देने हैं। निशा ने भी फिर कभी पैसे इसलिए नहीं मांगे कि जब होगा खुद ही दे देगा। ओह, एक गहरी सांस लेते हुए अनिरुद्ध खुद में ही बुदबुदाया। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। यहाँ कमाई से ज़्यादा तो खर्चे हैं घर के। तनख्वाह आते ही ऐसे उड़ जाती है जैसे पतंग। चलो आज बैंक से थोड़े पैसे निकाल कर निशा को दे दूँगा। सोच में मगन अनिरुद्ध को यह भी ध्यान नहीं रहा कि निशा वहाँ पर चाय रख गई है। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। निशा ने टोका तो अनिरुद्ध अचकचा कर उधर देखने लगा। पता है ना, अगले महीने से अमन बेटे की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छा, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, तब तक तुम स्नान कर लो, बोलकर निशा वहाँ से जाने ही लगी थी कि उसे एक ज़रूरी बात याद आ गई और पलटकर फिर बोली, अरे सुनो, माँ जी की दवाई ख़त्म हो गई है, ऑफिस से आते वक्त लेते हुए आना याद से। अच्छा, तुम रहने देना, मुझे आज वैसे भी बाज़ार जाना है तो मैं ही ले आऊँगी। हाँ, तुम ही ले आना दवाई, क्योंकि हो सकता है कि आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाए। अपनी चाय ख़त्म करते ही अनिरुद्ध बोला, और फिर ध्यान से सोचने लगा कि उसे अपने लिए तो कभी समय ही नहीं मिल पाता है। सुबह खा पी कर जल्दी ऑफिस भागो और रात में थके हारे घर पहुंच जाओ, खाना खाओ और फिर से सो जाओ। ज़िंदगी तो जैसे मशीन बनकर रह गई है। वैसे आज तो ऑफिस में उतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मुझे तो आज अपनी कलीग शालिनी की बेटे के बर्थडे पार्टी पर जाना है, इसलिए घर आने में शायद लेट हो जाएगी। लेकिन यह बात मैंने निशा को इसलिए नहीं बताई कि बेकार में वह मुझसे 1000 सवाल करेगी और मुझसे कहेगी, खुद तो हमेशा घूमते रहते हो, मज़े करते हो और मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते। ये लो, अब मुंगेरी लाल की तरह क्या सोचने लगे तुम? यही सोच रहे हो ना कि तुम अपनी बीवी को समय ही नहीं दे पाते। निशा जानबूझकर हंसी। इसलिए कहती हूँ 2-4 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब देखो काम काम काम, उसी की रट लगाए रहते हो। निशा की बात पर अनिरुद्ध ने उसे गौर से देखा और सोचने लगा कि यहाँ तो सबको अपनी पड़ी है। माँ अलग से तीर्थ यात्रा की रट लगाए हुई हैं, अमन को जब देखो पैसे चाहिए होते हैं, और निशा को, वो भी तो चुप नहीं रहती। उससे हरदम यही शिकायत रहती है कि वह उसे कहीं घुमाने लेकर ही नहीं जाता। तो क्या घूमने फिरने में पैसे खर्च नहीं होते क्या? कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ से लाऊं मैं पैसे? लेकिन इससे यह बात कहाँ समझ में आती है? अपने मन में सोचकर अनिरुद्ध बुरी तरह से तिलमिला उठा। बोलो ना, क्या सोच रहे हो? आशा ने अनिरुद्ध को धीरे से धक्का देते हुए पूछा। नहीं, सोच नहीं रहा हूँ, बल्कि देख रहा हूँ कि न तो घर में बीवी खुश है और ना ही ऑफिस में बॉस। मैं ही पागल हूँ जो पूरे दिन पागलों की तरह मेहनत करता रहता हूँ। मुंह बनाते हुए बोलकर अनिरुद्ध जल्दी से बाथरूम में घुस गया। उधर निशा सोचने लगी कि अनिरुद्ध भी अजीब इंसान है, ज़रा सा मजाक भी करो तो गुस्सा हो जाते हैं। खैर, वह भी कुछ न कुछ बोलकर आखिर अपने काम से काम रखने लगी और किचन में चली गई। वैसे निशा भी समझती थी कि अनिरुद्ध अपनी जगह सही है। आखिर पूरा दिन परिवार के लिए ही तो खटते रहते हैं बेचारे। ज़िंदगी में इंसान को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। अनिरुद्ध को भी इस बात का बुरा लगा कि उसने निशा से गलत तरीके से बात की, लेकिन वह भी आखिर क्या करे, कितना पिसता रहे। आखिर उसका मन नहीं करता अपने परिवार के साथ समय बिताने का।
बिल्कुल करता है, लेकिन वक्त है कि मिलता ही नहीं। निशा ने उससे कहा था कि संडे पर वह उसके साथ बाज़ार चलेगी अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने, लेकिन इस संडे भी उसे ऑफिस जाना पड़ गया, तो क्या करे वह। निशा, नाश्ता बन गया हो तो दो भाई, वरना रहने दो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूँगा, अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए अनिरुद्ध बोला। तो निशा झट से नाश्ता लगाने लगी। उसने अनिरुद्ध का लंच बॉक्स टेबल पर रखते हुए बस इतना ही कहा, कुछ पैसे देते जाना, क्योंकि बाज़ार से सामान लाने जाना है, मम्मा जी की दवा भी लानी है। हाँ ठीक है, कहकर अनिरुद्ध जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। जब देखो राजधानी एक्सप्रेस पर सवार रहते हैं। निशा मन ही मन बुदबुदाई, सुबह उठाओ तो उठेंगे नहीं, 2 मिनट करते 2 घंटे लगा देंगे, और फिर मुझसे कहते हैं मैं देर करवा देती हूँ। फिर बोली, अच्छा सुनो, ऑफिस पहुंचकर एक फ़ोन ज़रूर कर देना पहुंचने का। निशा की बात पर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। हंस क्यों रहे हो? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी इतनी चिंता करती हूँ, वरना औरों की बीवियों को देखो। लेकिन तुमसे तो ज़रा भी यह नहीं होता कि बैठकर बीवी से प्यार की 2 घड़ी बातें ही कर लो। जब देखो झिड़कते रहते हो या काम का रोना रोते रहते हो। निशा की बात पर अनिरुद्ध ने कुछ बोलना चाहा, पर तभी निशा ने कहा, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अब, बाय बाय, और दरवाज़ा लगा लिया। वह अब भी सोचने लगी, मैं क्या समझ नहीं रही हूँ कि अनिरुद्ध को किस बात की चिंता खाई जा रही है। अब बेटा भी बड़ा हो रहा है और इस साल अमन का 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्ज़ाम है और वह उसे समय नहीं दे पा रहा है। मैंने तो कब से उसे इस बात की शिकायत की है, बल्कि मैं तो खुद अमन को पढ़ाती भी हूँ और पूरे घर का भी ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बात बात पर चिढ़ते रहते हैं ये। कोई भी बात बोलो तो उल्टा जवाब ही देते हैं। बेकार में अपना बीपी तो बढ़ाते ही हैं, साथ में मेरा भी हाई कर देते हैं। वैसे किसी ने सही कहा है कि काम भले मत करो, पर काम की चिंता ज़रूर करो। अनिरुद्ध यही तो करते रहते हैं। घर बाहर का सारा काम करती हूँ मैं, और दिखावा करते हैं ये। ऐसा जताते हैं जैसे पूरे संसार का बोझ इन्होंने ही उठाया हुआ है। मुझे तो लगता है इस घर में मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। अनिरुद्ध है कि जब देखो काम का ही रोना रोते रहते हैं, और मेरी सास को अपनी सोसाइटी की सहेलियों से ही फुर्सत नहीं है। मेरा बेटा अमन तभी ममा ममा करता हुआ मेरे पास आता है जब उसे भूख लगती है या फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अनिरुद्ध सरकारी बैंक में नौकरी करता है। उसकी कमाई इतनी तो है ही कि वह अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चला सके, इसका कोई टेंशन हमें नहीं रहता है। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को लेकर वह लगातार चिंतित रहता है कि आगे सब कैसे चलेगा। अगले साल अमन को किसी अच्छी कोचिंग में भी डालना पड़ेगा, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इस बात की भी उसे चिंता हो रही है। ऊपर से अनिरुद्ध की माँ की दवा, डॉक्टर पर भी अलग खर्चा होता है हर महीने। इसी कारण से वह खिन्न रहता है और उसका सारी भड़ास निशा पर ही निकलती है। लेकिन इसमें निशा की क्या गलती? शीतल, मेरी सहेली, कई दिनों से मुझे एक 9वीं कक्षा की एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोल रही है, लेकिन अनिरुद्ध से बिना पूछे मैं हाँ नहीं करना चाहती। चलो ना, आज शाम जब वे ऑफिस से घर आएंगे तो मैं उनसे ट्यूशन पढ़ाने के बारे में बात ज़रूर कर लूँगी। अपने मन में ही सोचकर निशा रात के खाने की तैयारी में लग गई। ऑफिस से आने पर निशा ने जब अनिरुद्ध से ट्यूशन पढ़ाने वाली बात कही तो वह यह कहकर बात को टाल गया कि अभी वह बहुत ज़्यादा थका हुआ है, सुबह आपस में बात कर लेंगे। लेकिन सुबह भी वह यह बोलकर ऑफिस निकल गया कि शाम को बात करेंगे। बस यही उसकी बात है। अनिरुद्ध का व्यवहार कभी कभी निशा की समझ से बाहर हो जाता है। आखिर वह बात करे तो कब करे? कभी तो वह एकदम सुलझा हुआ पति लगता है उसे, और कभी एकदम खड़ूस। मतलब कह नहीं सकते कि ऊँट कब किस करवट बैठेगा, कब वह किस बात पर निशा पर भड़क जाएगा और कब प्यार से बात करेगा, यह उसे पता ही नहीं होता। इसलिए वह हमेशा परेशान रहती है। वह अनिरुद्ध से संभल कर बात करती रहती है। निशा का कहना था कि भले कपड़े लत्ते मत दो, घूमने फिराने भी मत ले जाओ, लेकिन कम से कम ढंग से बात तो करो मुझसे। लेकिन अनिरुद्ध तो बस
अपने मतलब से मतलब रखता था निशा से। सारा दिन बिजी रहता था। निशा भले ही दिन भर घर में खटकती रहे, पर वाहवाही तो अनिरुद्ध की ही होती थी, क्योंकि वह कमाकर 4 पैसे घर में जो लाता था। घर की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच निशा यह भी भूल चुकी थी कि उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसके भी कुछ सपने हैं, उसे भी अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कभी कभी तो आईने में अपना चेहरा देखकर उसे कई कई दिन बीत जाते थे। सुबह उठते ही अपने बालों को मुट्ठी में लपेटकर एक बड़ा सा जूड़ा बनाती और बस काम में लग जाती थी। वह तो यह भी भूल चुकी थी कि शादी के पहले वह एक स्वतंत्र युवती हुआ करती थी और खुद अपने फैसले लिया करती थी। उसे तो ये चेतना भी नहीं रही कि घर परिवार की व्यस्तताओं के बीच उसके जीवन के न जाने कितने वसंत यों ही बीत गए। अपनी शादी के इन 16 सालों में याद नहीं उसे कि अनिरुद्ध उसे कहीं घुमाने लेकर गया हो, या फिर कोई उसके पसंद का उपहार ही उसे खरीद कर दिया हो। शायद कभी नहीं। नहीं नहीं, वह कोई शिकायत नहीं कर रही, बस बता रही है। वैसे यह बात तो वह भी जानती है कि उसमें गजब की सहन शक्ति है। खास करके शादी के बाद के ज़िंदगी में सामंजस्य बैठाना उसने खूब अच्छी तरह से सीख लिया है, क्योंकि यही सुखी ग्रस्त जीवन का मूल मंत्र बताया गया है। शादी के पहले निशा एक हाई स्कूल में टीचर थी, लेकिन शादी के बाद उसे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि अनिरुद्ध ऐसा ही चाहता था। अनिरुद्ध का कहना था कि अगर वह जॉब करेगी तो उसके घर को कौन संभालेगा। लेकिन आज जब अमन बड़ा हो चुका है तो क्यों न वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ा ले, शायद इसी से एक्स्ट्रा आमदनी भी हो जाए। लेकिन अनिरुद्ध इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। आखिर चाहता क्या है वह निशा को समझ में ही नहीं आता। बात दरअसल ये है कि मर्द आज भी औरतों को बेड़ियों में बांधकर रखना चाहता है। शायद यही उनकी सोच है। उसे पसंद ही नहीं कि औरत उससे आगे बढ़े। पुरुष को तो अपने आगे हाथ फैलाने वाली, डांट खाने वाली, उसकी सेवा करने वाली और एक आवाज़ पर तुरंत हाजिर हो जाने वाली पत्नी ज़्यादा अच्छी लगती है। समाज की भी यही सोच है। संस्कारी तो वही औरतें होती हैं जो घर परिवार को ठीक से संभाल सके, न कि वो जो बाहर जाकर नौकरी करती हैं और पराए पुरुषों के साथ हंसती बतियाती रहती हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि यह समाज औरतों को 4 दीवारी में बंद करके ही रखना चाहता है। खैर, शीतल बार बार मैसेज करके निशा से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उस बच्ची यानी किया को ट्यूशन पढ़ा दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। शीतल ने बताया था कि उसे किया की मां नहीं है। 3 साल पहले कोरोना में वह चल बसी थी। फिर किया के पापा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि अपनी बेटी को वे सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। अब किया की दादी ही उसकी देखभाल करती है। किया के पापा एक बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, इसलिए वे काफ़ी बिजी रहते हैं। इसलिए उन्हें अपनी बेटी को पढ़ाने का समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है। किया का अगले साल 10वीं कक्षा का बोर्ड का एग्ज़ाम है और उसके पापा इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि अगर उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई तो कहीं वह फेल ना हो जाए। दरअसल वे अपनी बेटी किया को बाहर किसी कोचिंग या ट्यूशन क्लास में नहीं भेजना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि कोई अच्छी महिला टीचर मिल जाए तो उनके घर में ही आकर किया को अच्छे से पढ़ा सके तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए वे जितना चाहे पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए शीतल निशा को काफ़ी ज़िद कर रही थी कि वह उसे एक बार पढ़ाकर तो देखे। शीतल को किया के लिए निशा से अच्छी कोई टीचर नज़र नहीं आई, इसलिए वह बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह किया को पढ़ाए। मगर निशा अनिरुद्ध से पूछे बिना हाँ नहीं करना चाहती थी। निशा ने अनिरुद्ध से जब किया को पढ़ाने की बात कही और उसे बताया कि उसे उसके घर पर जाकर ही पढ़ाना है, तो अनिरुद्ध जल्दी से मान तो गया, लेकिन कहने लगा कि वह देख ले, क्योंकि माँ से घर का कोई भी काम नहीं होगा। अमन का वैसे भी अगले महीने बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसे किसी काम में उलझाना सही नहीं होगा और वह खुद तो पूरी तरह से ऑफिस में बिजी रहता है। उसे घर का काम करने में कोई मदद नहीं मिल सकेगी। उसे सोचकर अरे
तुम इन सब बातों की चिंता क्यों करते हो? मैं सब संभाल लूँगी ना। और वैसे भी 2 घंटे ही तो पढ़ाना है उस बच्ची को। निशा ने अनिरुद्ध के मन की उलझन को सुलझाते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ दोपहर में ही पढ़ाया करूँगी उसे, क्योंकि दोपहर में वैसे भी मैं सोकर ही बिताती हूँ, तो नहीं सोऊंगी और क्या। ठीक है ना, ऐसे घर का कोई काम भी नहीं रुकेगा। निशा की बात पर अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। हाँ तो फिर ठीक है, मैं शीतल को बोल देती हूँ। अनिरुद्ध के पूछने पर कि कितने पैसे दे रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के, निशा बोली, अभी पैसों की कोई बात नहीं की है। 15 साल की किया इतनी प्यारी बच्ची थी कि तुरंत ही उसने निशा का मन मोह लिया। पढ़ने में वैसे तो वह ठीक ठाक ही थी, लेकिन उसका मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। इसीलिए तो उसके पापा चाहते थे कि कोई मैथ्स या अंग्रेज़ी का टीचर मिल जाए तो उनकी बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा, और अकेली वही पढ़ने वाली होगी तो पूरा का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। निशा को दुख हुआ जानकर कि उसकी माँ नहीं है। कुछ साल पहले कोरोना में जब उसकी माँ गुजर गई तो किया बहुत उदास रहने लगी थी। इस कारण वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाई और 1 साल पीछे रह गई, वरना तो वह इसी साल 10वीं कक्षा का बोर्ड का एग्ज़ाम देती। खैर, अब तो जो हो चुका उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन निशा ने सोच लिया कि वह किया को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएगी ताकि उसका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा हो जाए। अनिरुद्ध को ऑफिस भेजकर फिर घर के सारे काम निपटा कर निशा जल्दी जल्दी किया को पढ़ाने उसके घर चली जाती थी। यही रोज़ का नियम बन चुका था। उसे किया को पढ़ाते पढ़ाते 1 महीने से ऊपर हो चुका था और वह काफ़ी होशियारी से पढ़ाई करती थी। निशा के पास एक स्कूटी थी, उसी से वह किया को पढ़ाने जाती थी। उधर किया भी बड़ी ही बेसब्री से अपनी टीचर निशा का इंतज़ार कर रही होती और जैसे ही निशा को देखती अच्छे से चहक कर कहती, मैम आप आ गई। देखो, आपने जो मुझे मैथ्स की वर्कशीट दी थी मैंने सारे काम कर लिए, सही है कि नहीं आप चेक कर लो, तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं किया, पानी रहने दो, तुम इधर आकर बैठो बेटा। निशा उसे अपने पास बैठाते हुए समझाती कि मैथ्स को बस ठीक से समझना होता है। देखो, अगर तुमसे सवाल हल नहीं हो रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, इसे एक गेम की तरह समझकर सॉल्व करने की कोशिश करो, तब बाकी विषयों की तरह तुम्हें मैथ्स भी बहुत ही आसान लगने लगेगा। निशा उसे इतने प्यार से समझाती कि किया को अपनी माँ की याद आ जाती। वह जब निशा से हिंदी में बात करती तो निशा मुस्कुराते हुए तो कहती कि अब यही बात वह अंग्रेज़ी में बोलकर उसे सुनाए। ऐसे धीरे धीरे करके किया की मैथ्स और अंग्रेज़ी में पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। पहले के मुकाबले अब क्लास में उसके नंबर अच्छे आने लगे थे। किया की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर उसके पापा आरव काफ़ी खुश हुए और बोले कि अब आगे भी निशा ही उसे पढ़ाया करेगी। किया की दादी भी अपनी पोती की पढ़ाई और उसे चहकते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती। अपनी माँ के चले जाने से किया काफ़ी उदास और गमगीन रहने लगी थी। पढ़ाई से भी उसका मन पूरी तरह से उचटने लगा था। हरदम वह केवल चिड़ी चिड़ी सी रहती, न तो किसी से ठीक से बात करती और ना ही ढंग से खाना खाती पीती थी। लेकिन शुक्र है कि निशा ने एक माँ की तरह आकर उसे अच्छे से संभाल लिया। वह उसे सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थी बल्कि बाहरी ज्ञान भी देती थी। निशा को इतने अच्छे से पढ़ाते देखकर आरव को बहुत ज़्यादा खुशी होती कि किया को एक अच्छी ट्यूटर मिल गई है। निशा के मना करने के बावजूद आरव उसके लिए चाय बना लाता और हंसते हुए कहता कि एक बार पीकर तो देखें, वह चाय बहुत अच्छी बनाता है। और उसकी बात पर निशा ज़ोर से हंस पड़ती। निशा जब अनिरुद्ध से किया और उसके पापा की बात करती और कहती कि वे तो बड़े ही अच्छे लोग हैं, तो अनिरुद्ध तुनक कर कहता कि वह सिर्फ किया को पढ़ाने से मतलब रखे, वे लोग अच्छे हैं या बुरे इससे उसे क्या लेना देना है, अपने काम से काम रखना चाहिए। इसी तरह किया को पढ़ाते हुए निशा को 6 महीने हो गए। किया चाहती थी कि निशा कल उसे पढ़ाने ना आए। क्यों, कल क्यों नहीं पढ़ना है तुम्हें? चलो बताओ मुझे, कहीं जा रही हो क्या? निशा ने उससे पूछा तो सकुचाते हुए किया बोली, नहीं कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन कल उसका जन्मदिन है तो इसलिए नहीं पढ़ना है।
ओह, तो कल मेरी प्यारी किया का बर्थडे। किया के गाल पर एक प्यारा चुंबन देते हुए बच्चे की तरह इटलाती हुई निशा बोली, कल मेरा भी जन्मदिन है। क्या? सच में मैम? किया तो खुशी से उछल पड़ी कि कल उसकी मैम का भी बर्थडे है। चिल्ला चिल्ला कर वह अपनी दादी और पापा को वहाँ बुला लाई और कहने लगी कि कल उसकी मैम का भी बर्थडे है, तो कितना अच्छा है ना। वह कहने लगी कि क्यों ना उसकी मैम और वह दोनों एक साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। उसकी बात पर उसके पापा और दादी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होकर बोले, हाँ हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है बेटा। अरे नहीं, निशा एकदम से उनसे बोल पड़ी, किया तुम अपना बर्थडे पापा और दादी के साथ सेलिब्रेट करो, मैं परसों आती हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, ओके। बोलकर वह जाने ही लगी कि पीछे से आरव की आवाज़ ने उसे रोक लिया। वह उससे कहने लगा, क्या किया की खुशी के लिए आप अपना बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती क्या? बच्ची खुश हो जाएगी। नहीं, मैं कैसे, मेरा मतलब है कि मुझे घर में काफ़ी सारा काम। निशा को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, मगर किया अब उनका दुपट्टा पकड़कर उनकी बेटी की तरह बोलकर बिल्कुल अपना बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए ज़िद करने लगी। प्लीज़ प्लीज़ हाँ कर दीजिए ना मैम। मजबूरन निशा को हाँ कहना पड़ा क्योंकि वह किया का दिल नहीं दुखा सकती थी। निशा यह सोचकर मुस्कुरा उठी कि चलो अच्छा है, उसे अनिरुद्ध से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वह तो 10 दिनों की ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम गया हुआ है। उसकी सास भी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हुई है और अमन को तो वैसे भी अपनी पढ़ाई और दोस्तों के अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं रहता। इसके लिए वह पूरी तरह से आज़ाद है, तो वह आराम से पार्टी एंजॉय कर सकेगी। वरना अनिरुद्ध यहाँ होता तो तुरंत कहता कि क्या ज़रूरत है पार्टी वार्टी में जाने की, ना कर दो उन्हें। अनिरुद्ध इतना बोरिंग इंसान है ना कि क्या कहें। खुद को खुश रहना आता नहीं और दूसरों को खुश वह देखता नहीं। सच कहें तो निशा को अब अनिरुद्ध से ज़्यादा आरव का साथ भाने लगा था। उनके साथ टाइम स्पेंड करना उसे पॉजिटिविटी देता था, इसलिए जब कभी वह उसे फिल्म देखने या फिर पिकनिक वगैरह पर अपने साथ जाने के लिए आग्रह करता तो वह ना नहीं बोलती थी और उनके साथ चल पड़ती थी। आखिर उसे भी तो हक है 2 घड़ी आराम करने का। लेकिन अनिरुद्ध को वह इस बारे में कुछ नहीं बताती थी क्योंकि बेकार में बखेड़ा कर देता था। वैसे भी पति से थोड़ा झूठ बोल देने में कोई हर्ज नहीं है, इससे रिश्ते भी सही रहते हैं और ज़िंदगी के मज़े भी लिए जा सकते हैं। वैसे निशा और आरव के बीच में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बस दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था और कुछ नहीं। मगर अनिरुद्ध कहाँ ये बात समझ पाएगा। वह तो यही कहेगा कि अच्छा, अब किया के साथ साथ उसके पापा भी तुम्हें अच्छे लगने लगे, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है तुम दोनों के बीच। छी, अनिरुद्ध की सोच भी ना कितनी गंदी है। वैसे सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, अपनी पत्नी को चाहे वह कितना ही प्यार क्यों न करते हो, पर पत्नी के मुंह से किसी गैर मर्द की तारीफ सुन ही नहीं सकते। ईर्ष्या जो होने लगती है उन्हें, लेकिन खुद गैर औरतों के साथ ठहाके लगा सकते हैं, उनमें उन्हें कोई परेशानी नहीं लगती। उनके देर से आने तक बात कर सकते हैं क्योंकि वे मर्द जो ठहरे उनके लिए सब जायज़ है। अभी पिछले महीने जब निशा का फ़ोन पानी में गिर गया तो जब वह उसे दुकानदार के पास रिपेयर कराने के लिए ले गई तो दुकानदार कहने लगा कि पानी में गिर जाने के चलते फ़ोन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, अब वह ठीक नहीं हो सकता। अब इतनी जल्दी नया फ़ोन कहाँ से लाती वह, और फ़ोन के बिना काम भी नहीं चल सकता। इसलिए घर में जो पुराना बटन वाला फ़ोन पड़ा था उसे ही वह अब यूज़ करने लगी और कोई चारा भी नहीं था। जब किया को फ़ोन पानी में गिर जाने वाली बात पता चली तो वह तुरंत अपने पापा से कहकर निशा के लिए नया फ़ोन खरीदवा लाई। मगर वह उनसे इतना महंगा फ़ोन भला कैसे ले सकती थी। मगर फिर वही किया की ज़िद के आगे वह पूरी तरह से हार गई और उसे वह फ़ोन लेना ही पड़ा। लेकिन अब कैसे कैसे उसने अपना यह फ़ोन अनिरुद्ध से छुपा कर रखना पड़ा, ये तो वही जानती है। फिर बाद में तो यही कहा उसने कि अपने ट्यूशन के पैसे से उसने यह फ़ोन खरीदा है। आरव जब ऑफिशियल टूर पर विदेश जाता
तब वह सबके साथ साथ निशा के लिए भी कुछ न कुछ वहाँ से उपहार ज़रूर ले आता। लेकिन निशा के लिए वह उपहार मुसीबत बन जाता था, क्योंकि अनिरुद्ध से उसे छिपाकर जो रखना पड़ता था, नहीं तो वह तुरंत समझ जाता कि यह आरव ने उसे दिया है और फिर उसका ट्यूशन पढ़ाना हमेशा हमेशा के लिए बंद करा देता। शुरू में तो निशा को ऐसा सब करते गिल्टी महसूस होती थी, लेकिन अब नहीं होती। अनिरुद्ध जब उससे उपहार के बारे में पूछता तो वह ठसक से कह देती थी कि अपने पैसों से खरीदा है। वैसे अनिरुद्ध भी उससे कौन सा सब सच ही बोलता होगा, और इंसान की अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है कि नहीं। शादी के इतने सालों में भी निशा को याद नहीं कि कभी उसने अपनी पत्नी को कोई ढंग की चीज़ दिलवाई हो, या फिर कभी उसने निशा का ढंग से जन्मदिन ही मनाया हो। उपहार वगैरह तो दूर की बात है, अनिरुद्ध ने कभी उसे एक बार भी हैप्पी बर्थडे भी विश नहीं किया होगा, लेकिन मजाक में इतना ज़रूर कह देता है कि ये तुम्हारी असली वाला जन्मदिन है या वो नकली वाला, और ज़ोर से ठहाके मारकर हंस देता था। तो निशा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। क्या वह नहीं चाहती कि वह भी अच्छे से जिए और घूमे फिरे? क्या वह कभी उनसे ऐसा बोली? बल्कि उसके बर्थडे पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती आई है। किया का बर्थडे शहर के बहुत बड़े होटल में रखा गया था। वैसे आरव ने अनिरुद्ध को भी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन वह तो ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम गया हुआ था। लेकिन निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किया को क्या गिफ्ट दे दे। आखिर वे ठहरे अमीर लोग, अब कपड़े देना तो सही नहीं होगा, क्योंकि वह ब्रांडेड कपड़े ही पहनती थी और वह इतना खर्चा कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं। और फिर क्या गिफ्ट दे, समझ में ही नहीं आ रहा था उसे। फिर लगा क्यों न इसे एक बड़ा सा टेडी बेयर गिफ्ट कर दे। वैसे भी उसे टेडी बेयर बहुत पसंद है। सो एक बड़ा सा पिंक टेडी बेयर जो 2500 तक आया, निशा ने किया के लिए पैक करवा दिया। चूँकि पार्टी रात में थी तो आरव से बोला कि वह खुद निशा को लेने आ जाएगा। वैसे भी उसे इतनी रात को स्कूटी से आते हुए डर लगता है, तो ठीक है, निशा ने भी यही सही समझा कि वह आरव के साथ ही पार्टी में जाएगी। लेकिन आरव गाड़ी को होटल में न ले जाकर एक मॉल के सामने रोक दी और उसे अंदर चलने का इशारा करने लगा। निशा उसके पीछे पीछे मॉल की तरफ बढ़ गई, लेकिन दिमाग लगातार सोच रहा था कि आरव उसे यहाँ मॉल में लेकर क्यों आया है। हो सकता है किया के लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट खरीदना हो, निशा ने सोचा। लेकिन आरव उसे बीबा के शोरूम में ले गया और फिर उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस पसंद करके बोला कि ये ट्रायल रूम में जाकर चेंज करके आए। वह हैरान हो गई, अरे आरव जी, ये मैं कैसे? नहीं, मुझे निशा बोल ही रही थी कि आरव ने आंखों के इशारों से कहा कि सब देख रहे हैं, प्लीज़। वह ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई। जब बाहर निकली तो येलो कलर के उस सूट में आरव उसे अपलक निहारता ही रह गया। वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रास्ते भर में वह इसी ऊहापोह में रही कि यह गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गैर पुरुष से इतना महंगा गिफ्ट वह कैसे ले सकती है? हाँ, मान आरव का साथ उसे कुछ घंटों के लिए राहत और आराम का माहौल ज़रूर देता है, मगर यह सब ठीक नहीं है। और अनिरुद्ध से क्या कहेगी वह जब वह सूट के बारे में पूछेगा तब? ऐसे कई सारे सवाल उसे लगातार परेशान करने लगे। लेकिन निशा का दिल बोला कि इसमें गलत क्या है, और उपहार तो कोई भी दे सकता है और किसी को भी दे सकता है। इसमें महंगा और सस्ता क्या है? वह भी तो किया के लिए एक टेडी बेयर लेकर आई है, वह भी काफ़ी एक्सपेंसिव वाला। परंतु निशा अपने दिल की बात भी नकार रही थी। निशा की मनोस्थिति पढ़ते हुए आरव कहने लगा, यह किया की जिद थी कि मैं आपको मॉल ले जाकर एक बढ़िया सा सूट खरीद कर दिलवाऊँ। उसने यह भी कहा था कि आपके गोरे रंग पर पीला सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यह सब मैं उसके कहने पर कर रहा हूँ। वैसे किया सही बोल रही थी, पीला रंग आप पर बहुत सूट करता है। बोलकर आरव ने एक भरपूर नज़रों से निशा को देखा तो वह बुरी तरह से शर्मा गई और खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसे अपनी तारीफ अच्छी लगने लगी। किया के साथ निशा ने भी केक काटा, वह भी जीवन में पहली बार।
पार्टी में खूब मस्ती और गाना और डांस हुआ। रात के करीब 12 बजे पार्टी ख़त्म हुई। किया इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वह गाड़ी में ही सो गई, लेकिन निशा अब अपने घर जाना चाहती थी। किया ने नींद में भी उसका हाथ इतना ज़ोर से पकड़ के रखा था कि निशा को हाथ छुड़ाते नहीं बन रहा था। इसीलिए आरव के कहने पर वो रात वहीं पर उनके घर पर गुजारने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी रात के 2 बज चुके थे। वह सुबह निशा को अपने घर छोड़ देगा, यह उसने कह दिया। निशा किया के पास ही लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। मन में एक डर लग रहा था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही, अनिरुद्ध से कहीं झूठ बोलकर कुछ गलत तो नहीं कर रही। उसकी आंखें खुली देखकर आरव 2 कप कॉफ़ी बना लाया और हंसते हुए बोला कि उसे भी नींद नहीं आ रही है, तो क्यों न दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पिए और आपस में गप्पे मारने लगे। आरव को अपने इतने बड़े ओहदे का ज़रा सा भी घमंड नहीं था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था उसके अंदर में हज़ारों आदमी काम करते होंगे और वह अपने ऑफिस में बॉस है। क्या हुआ, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है क्या? निशा को अनमना सा कॉफ़ी सिप करते हुए देखकर आरव बोला, नहीं, कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मैं कॉफ़ी नहीं पीती। अरे, तो मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ, इसमें क्या परेशानी है? बोलकर आरव उठने ही लगा कि निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं, रहने दीजिए। आरव बताने लगा कि अपनी पत्नी के साथ सुबह की चाय वही बनाया करता था। आरव की आंखों में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार देखकर निशा सोचने लगी कि एक आरव है जो आज भी अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं और एक अनिरुद्ध है जिसे उसकी कोई फिक्र नहीं है। उनकी पत्नी के बारे में पूछने पर भावुक होते हुए आरव कहने लगा कि वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसे अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन अब क्या हो सकता है? अपनी पत्नी की यादों के सहारे जीने की वह कोशिश कर रहा है। निशा भी अपने बारे उसे काफ़ी सारी बातें बताने लगी तो अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर आरव ने प्यार से उसका हाथ सहलाया तो वह उसके सीने से लगकर फफक कर रो पड़ी। उस एक पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई और जो नहीं होना चाहिए था वह सब हो गया उन दोनों के बीच में। सुबह आरव ने निशा को उसके घर ड्रॉप कर दिया, लेकिन पूरा रास्ता उनके बीच कोई बात नहीं हुई। किया को गले में टॉन्सिल्स का दर्द उठ गया था, इसलिए निशा उससे 2 दिन पढ़ाने नहीं गई। पर न जाने क्यों निशा के मन से उस रात वाली बात जहन से निकल ही नहीं पा रही थी। बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि वह अनिरुद्ध के साथ धोखा कर रही है। यह गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन सुबह सुबह ही आरव ने फ़ोन करके निशा को बताया कि किया को बहुत तेज़ बुखार है। यह सुनकर वह जितनी जल्दी हो सके स्कूटी से उनके घर पहुंच गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि किया को वायरल फीवर हुआ है। किया की दादी अपने बड़े बेटे के पास इंदौर गई हुई थी, वरना निशा को उसके पास रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करे, बच्चे को आखिर अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है। डॉक्टर के बताए अनुसार वह किया को समय समय पर दवाई जूस वगैरह दे रही थी और थोड़े थोड़े वक्त पर उसका बुखार भी चेक कर रही थी। निशा को यूँ चुप देखकर आरव उनसे कहने लगा कि उस रात जो कुछ भी हुआ उनके बीच में, उसमें गलती किसी की भी नहीं थी, बस हो गया और वे उसे रोक नहीं पाए। इसलिए निशा खुद में गिल्ट महसूस ना करे। आरव ने जिस अपनेपन से निशा का कंधा थपथपाया वह अंदर तक सिहर उठी और उससे एक बार फिर लिपट गई। आज फिर दोनों सारी सीमाएं तोड़ उसी रौ में बहते चले गए और फिर ऐसा बार बार होने लगा। निशा अपने मन में यह सोचकर मुस्कुरा उठी कि आरव का साथ है तब उसे कोई गम नहीं है। किया का बुखार अब उतरने लगा था, मगर सर्दी खांसी अब भी उसे जकड़े हुए थी। किया के 9वीं कक्षा के पेपर बहुत ही अच्छे गए थे, लेकिन अब निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाकर आरव से मिलने जाए, क्योंकि अनिरुद्ध तुरंत कहेगा कि किया का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है ना, फिर क्यों जा रही हो उनके घर पर।
वैसे अनिरुद्ध को जब जिससे मिलना होता था मिलता ही था, लेकिन निशा पर आंखें गड़ाए रहता था कि वह कहाँ जा रही है और क्यों जाती है। अनिरुद्ध जब देर रात ऑफिस से घर आता है तो क्या निशा उसे सवाल करती है कि उसने इतनी देर कहाँ लगा दी, फिर वह उसके ऊपर पहरा क्यों देता रहता है, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों, तो फिर उससे इतने सवाल जवाब क्यों पूछे जाते हैं। उस दिन अलमारी में वही सूट देखकर जो आरव ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, अनिरुद्ध ने चौंक कर पूछा कि वह किसकी ड्रेस है, तो निशा ने झूठ कहा कि वह शीतल की ड्रेस है, उसने ड्राई वॉश के लिए दी थी, लेकिन गलती से उसके पास आ गई थी। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो उसे अनिरुद्ध से छिपानी पड़ती हैं। अनेक विचारों से जूझने के बाद आखिर निशा ने सोच ही लिया था कि वह आरव से मिलती ही रहेगी। हाँ, मानती है कि जो वह कर रही है वह शादीशुदा औरत को शोभा नहीं देता है, लेकिन क्या यही सब एक शादीशुदा पुरुष को शोभा देता है? और क्या सही गलत का सारा ठेका केवल औरतों ने ही ले रखा है? मर्द केवल छुट्टे सांड की तरह जहाँ जिसके साथ मन आए जा सकते हैं, औरतें नहीं? आखिर क्यों? अगर वह अनिरुद्ध की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देती है तो क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता, उसका भी हक नहीं बनता कि वह भी उससे कोई सवाल जवाब ना करे? ऐसा कब तक होगा आखिर एक औरत ही क्यों, कभी माँ बाप की इज्जत की खातिर तो फिर कभी अपने पति और बच्चों के लिए एडजस्ट करती रहे। क्या एक औरत खुद के लिए नहीं जी सकती? एक औरत को खुद के लिए खुश रहने का कोई हक नहीं है? और क्या फ़र्क पड़ता है कि वह खुशी उससे मिल रही है या नहीं? अपने मन में सोच निशा ने आरव को फ़ोन किया कि वह उससे मिलने आ रही है। आखिर उसने अपने लिए फ़ैसला ले ही लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या आपको लग रहा है कि निशा ने सही फ़ैसला लिया या उसने गलत फ़ैसला लिया है? हमें कमेंट्स में अपनी राय देकर ज़रूर बताएं। और हाँ, वादे के मुताबिक अब आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। आखिर आपको कहानी अच्छी जो लगी है, और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।